साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। आज सैटरडे स्पेशल है और सैटरडे स्पेशल में आज अभी हम लोग उपस्थित हैं एक विशेष क्वेश्चन आवर के लिए। और ये क्वेश्चन आवर इस सप्ताह के बताए गए करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें 10 के दम के तौर पर ये 10 क्वेश्चन आपके लिए मैंने लेकर आया है और इसको आप लोग जरूर बनाएं और 10 में 10 सही करें। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती यहां पर अपराध है, क्योंकि बताया गया है उसी से सवाल पूछा जा रहा है। और 2-3-4-5 दिन के कंटेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे कंटेंट्स बढ़ेगा और जब आप याद करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपको एकत्रित हो जाएगी और फिर आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय व्यतीत न करें और अपने काम पर लौटें और ध्यान दें। इस 10 क्वेश्चन को एक एक करके कंसंट्रेट होकर हड़बड़ा कर रहें। जितना जानते हैं उतना बनाने का प्रयास करें। जो भी क्वेश्चन आवर होता है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो काम किया जा रहा है वो एक्यूरेसी के लिए। गलत आंसर, तुक्का लगाना, अनुमान लगाना, राम जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर टिक ना लगाएं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आंसर करें। 10 में 4 आता है, 4 बनाएं और उससे सेटिस्फाइड रहें कि हम 4 जानते थे, 4 बनाए, 4 में मेरा एक भी गलती नहीं है। ये ध्यान रखना है। तो गलती नहीं करना है सबसे पहला बात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में पदेन सदस्य की संख्या कितनी रखी गई है? ऑप्शन है ए में 11, बी में 10, सी में 22, डी में 7। कितनी रखी गई है पदेन सदस्य की संख्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने चर्चा किया था आपको एनएमसी के बारे में। तो नेशनल मेडिकल कमीशन, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो एमसीआई का जगह ले लिया और इसकी आयोग की गठन की गई और इसमें एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य के रूप में इस आयोग का गठन किया गया। तो आंसर इसमें कौन होगा? तो यह ध्यान रखना है कि एनएमसी का जो गठन किया गया था उसमें पदेन सदस्य की संख्या 10 रखी गई है। एक अध्यक्ष होता है और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना है। और पहला जो एनएमसी के अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा हमने बताया था, वो पहले एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सबको याद होगा, किन्हीं को गलती नहीं हुआ होगा, सब आंसर किए होंगे। तो ध्यान रखना, पहला का आंसर बी है। मतलब 10 पदेन सदस्य, 22 अंशकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष इस एनएमसी में शामिल है। ध्यान रखना है, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल में ही किस राज्य में दिव्यांग खेल केंद्र का आधारशिला रखी? बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमने कहा था दिव्यांगों के लिए एक खेल केंद्र की स्थापना की बात की गई पिछले सप्ताह। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? तो सबका आंसर सही होना चाहिए और आंसर है मध्य प्रदेश। क्योंकि ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कई तरह के काम किए और कई प्रोविजन पर इन्होंने फंक्शन किया है। और उसमें एक काम यह भी है कि दिव्यांगों के लिए खेल केंद्र की एक शिलान्यास की गया, आधारशिला रखी गई और इसके द्वारा खेल केंद्र का स्थापना किया जाएगा और वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाएगा। ये हमने बताया था पिछले सप्ताह में। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी गई इस मंत्रालय के द्वारा। ये ध्यान रखना है। मतलब दूसरा का आंसर क्या है? तो डी है। तीसरा की तरफ चलें तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और न्यूज बताया गया था आपको। कहा नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला देश है, पहला देश, इस्तेमाल करने वाला पहला देश विश्व का कौन है? तो ए में ऑप्शन चीन है, बी में भारत है, सी में सिंगापुर है और डी में यूएसए। और हमने कहा था कि फेशियल आइडेंटिफिकेशन की बात किया जा रहा है। जैसे भारत में यूआईडी की बात होती है, आधार कार्ड से आधार नंबर के द्वारा पहचान किया जाता। तो उसमें सिर्फ हम लोग फिंगरप्रिंट और आइरिस को लेकर के स्कैन करके लगाते हैं, आधार नंबर बनाया जाता है। लेकिन एक ऐसा देश भी आया जिसने चेहरे को ही आइडेंटिटी बना लिया।
और चेहरे को स्कैन करके लगा करके अपने पूरे देश के नागरिकों का एक फेशियल वेरिफिकेशन करने का एक पहला काम किया पूरे वर्ल्ड में। और ये पहला देश कौन है? तो याद रखना है, ये सिंगापुर है। छोटा सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, छोटा सा, लेकिन वर्ल्ड स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है हर क्षेत्र में। छोटा सा टापू है, इवन कहें तो पटना से भी छोटा देश है, मतलब पटना का जितना बड़ा क्षेत्रफल उससे भी छोटा है, लेकिन फिर भी हर मामले में पूरे भारत से बहुत ही आगे है सिंगापुर। तो ध्यान रखना, और सिंगापुर ये काम करके पहला देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। तो आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग से सवाल दिया गया है, जो पिछले सप्ताह हमने बताया था कि QS ग्लोबल MPA रैंकिंग में IIM अहमदाबाद को विश्व में कौन सा स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन है, पहला 35वां, 31वां, 116वां, 51वां, कौन सा स्थान दिया गया था? तो ये QS क्वेरिकेली सिमोन्स ग्लोबल MBA रैंकिंग, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जितने भी MBA कॉलेजेस हैं उसकी रैंकिंग की गई थी। और हमने कहा था कि इस रैंकिंग में भारत के 50 रैंकिंग में 2 ही कॉलेज शामिल था, और जो भी थे 50 के बाहर थे। तो 50 से नीचे ही होगा, ये तो आपको ऐसे भी अनुमान लगाना चाहिए। और 50 से नीचे में IIM अहमदाबाद टॉप पर था भारत के रैंक में। वर्ल्ड लेवल पर इसका 31वां स्थान था, यह ध्यान रखना, जबकि भारत में पहला स्थान पर। 35वां स्थान दिया गया था IIM बेंगलुरु को। तो IIM बेंगलुरु को 35वां स्थान और IIM कलकत्ता को 51वां स्थान। लेकिन आपसे पूछा गया IIM अहमदाबाद के बारे में, तो IIM अहमदाबाद सबसे टॉप पर था और उसको 31वां स्थान दिया गया था। 116वां ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान था, वो हमने बताया था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के रूप में, तो वो अलग है, ये ध्यान रखना। तो ये आंसर इसका चौथा का बी। 5वां की तरफ चलें तो कह रहा है, झुग्गी मुक्त राज्य बनाने के लिए किस राज्य ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पश्चिम बंगाल। तो झुग्गी स्लम एरिया जहां पर झोपड़पट्टी होती, हमने चर्चा किया था। और भारत का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी महाराष्ट्र के मुंबई के धारावी में, और धारावी काफी चर्चा में रहा था कोविड-19 काल में। तो झुग्गियों में बहुत सारे हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होते हैं, और इसकी वजह से उसको अपग्रेड करने का एक प्रयास किया गया एक राज्य के द्वारा कि हमारे राज्य में कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं होगा, झोपड़पट्टियां नहीं होगी। और इसके तौर पर ये कार्यक्रम चलाया गया, स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम। और ये चलाने वाला राज्य कौन? तो हमने बताया था उड़ीसा, कि पहला फेज में 1000 और फिर 3000 स्लम एरिया को चुनाव करके उड़ीसा सरकार चाहती कि उसके राज्य में एक भी स्लम एरिया ना हो, और जो स्लम हो उसको अपग्रेड किया जाए, उसमें स्वच्छता की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारा यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से सुशासित कर दिया जाए, ताकि वो स्लम के लोग एक अच्छा जीवन जी सके। तो ध्यान रखना है कि स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम चलाने वाला राज्य कौन है? तो उड़ीसा। अब आगे चलते हैं और छठा सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में NIA की शाखा खोलने की मंजूरी दी गई है? NIA जो आतंकवादी गतिविधियों की देखरेख करता है, कोई आतंकवादी घटना घट जाती है तो उसके इंक्वायरी, उसके सारे जांच की जिम्मेवारी NIA की होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो NIA बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है, जिसके वर्तमान में भारत में 9 शाखा है और 3 नए और शाखाओं को खोलने का मंजूरी दिया है सरकार ने। तो 3 नया शाखा कहां खोला गया, उसमें कौन सा शहर शामिल है? इम्फाल, रांची, चेन्नई या डी में सभी? क्या आंसर होगा? तो डी में सभी, क्योंकि यही 3 शहर का चुनाव किया गया है NIA के नए शाखा के लिए। बाकी तो 9 पहले से काम करें, मतलब 9 और 3 12 शाखाएं हो जाएगी देश स्तर पर NIA की, जो भारत के अंतर्गत होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करेगी और जांच का सारा काम इसी के द्वारा किया जाएगा। तो तीनों को याद रखना है, इम्फाल मणिपुर में, रांची झारखंड में और चेन्नई तमिलनाडु में। 3 राज्य में 3 शहर का चुनाव किया गया। आगे चले 7वां सवाल। कह रहा है कि भारत और चीन के बीच मौजूदा LAC का निर्धारण चीन द्वारा कब किया गया था? बहुत चर्चा में है LAC, बहुत दिनों से, 3-4 महीने से भारत और चीन के बीच LAC पर बहुत विवाद है। अब इसलिए LAC से सवाल निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछेगा वो कहना मुश्किल, लेकिन जो बताया जाता है उस पर ध्यान रखना।
तो एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक होता है एलओसी जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच है और एलएसी भारत और चीन के बीच है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रण रेखा और एक है नियंत्रण रेखा। तो नियंत्रण रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच और वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन और भारत के बीच। और ये एक तरफा निर्धारण किया गया है चीन के द्वारा, जो होता है कि जो अधिकार भारत के क्षेत्र में है और जो अधिकार चीन के क्षेत्र में, उसके बीच के पार्ट को हम एक एक्चुअल कंट्रोल लाइन मान लें। यही कहा चीन ने और उसी को फॉलो कर रहा। लेकिन अभी पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन द्वारा जो एक तरफा घोषणा किया गया एलएसी को, वो भारत को मंजूर नहीं है। मतलब एलएसी पर फिर से विचार होना चाहिए और इसको नए रूप से निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो वही पर चर्चा हो रहा है। तो एक तरफा जो घोषणा किया था चीन ने, कब किया था? 1962 में किया था, 1959 में किया था, 1957 में किया था, या इनमें से कोई साल नहीं था। तो ये ध्यान रखना कि ये घटना जो घटी थी एलएसी निर्धारण की 1959 में, 62 में तो चीन ने युद्ध ही कर दिया, एलएसी से अंदर घुस गया, जैसे अभी घुस रहा है एलएसी के अंदर। तो उस समय यही स्थिति थी, 1959 में घोषणा किया और उसके अंदर आकर के 1962 में भारत से युद्ध लड़ लिया और वही स्थिति, इसी को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि 1959 में चीन ने अपनी तरफ से कहा कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा, इसके इधर चीन रहेगा, इसके इधर भारत रहेगा। तो ये ध्यान रखना। आगे चले, 8वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में बालासोर में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में बालासोर में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को कितना मैक नंबर दिया गया है? ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 6। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, साइंस भी है, करंट भी है, सैनिक क्षेत्र से है, विज्ञान भी है, सब कुछ है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया बालासोर से और जो किया गया था बालासोर उड़ीसा में। और ये बालासोर जो किया गया था वो ध्यान रखना है कि उसका मैक नंबर जो दिया गया था वो 3 था। तो 3 क्या है मैक नंबर, इसको हमने बताया था क्लास में और उसको याद रखना। हमने कहा था कि ब्रह्मोस का ये नया वर्जन है, पहले से ब्रह्मोस था भारत के पास, लेकिन उसको अपग्रेड किया भारत ने और वो स्वदेशी तकनीक से एक बूस्टर लगाया और बूस्टर लगा करके ब्रह्मोस के रेंज को 290 से बढ़ा करके 400 किलोमीटर कर दिया। मतलब अब 400 किलोमीटर तक ये मार करेगा और जो मार करता है तो ये जो चलता है, तो जो चलता है उसको सुपर सोनिक स्पीड कहा जाता है। तो सुपरसोनिक पिंड है ये, सुपरसोनिक मिसाइल है। और सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक या सब सोनिक का निर्धारण ध्वनि के वेग पर होता है कि ध्वनि के वेग से कोई कम पिंड चल रहा है तो कहते हैं वो सब सोनिक है, ध्वनि के वेग से चलता है तो कहते हैं सुपरसोनिक है, और ध्वनि से बहुत ज्यादा चलता है तो कहते हैं वो हाइपरसोनिक। और ये है क्या? सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ये ध्यान रखना कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है और सुपरसोनिक मिसाइल को मैक नंबर दिया जाता है और मैक नंबर ध्यान रखना है 1 से लेकर 5 तक होगा तो इसको सुपरसोनिक मानेंगे और 5 से बड़ा हो जाएगा तो ये हाइपरसोनिक कहलाएगा। ये सब पूछेगा एग्जाम में जीएस के तौर पर। तो 1 से 5 तक सुपरसोनिक, 5 से ऊपर है तो हाइपरसोनिक। तो ये तो सुपरसोनिक मतलब 5 से नीचे होगा, 6 तो होगा नहीं, 6 हो जाता तो फिर हाइपरसोनिक होता। तो ये कितना है? 3 है। मतलब ये मिसाइल जो है ब्रह्मोस जो अपग्रेड किया गया, ये ध्वनि के वेग से 3 गुना अधिक तेज चल सकता है। ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि चलता है तो उससे 3 गुना मतलब 996 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल सकता है कौन? ब्रह्मोस। और इसलिए इसको दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला मिसाइल के रूप में देखा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए ब्रह्मोस का निर्माण करना। तो ये ध्यान रखना है। तो 9वां का आंसर बी है। 8वां का 9वां की तरफ चले तो असम की पहली मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिनकी मृत्यु हो गई पिछले सप्ताह। ऑप्शन में राबड़ी देवी, पीके हेमंता, सैयदा अनवरा तैमूर और सुचेता कृपलानी। तो ये तो बहुत आंसर सही है, सब लोग को पता होगा क्योंकि ऑप्शन जो दिया गया वो छांट सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। आंसर क्या है? तो सैयदा अनवरा तैमूर। राबड़ी देवी तो मरी नहीं है, जिंदा है, स्वस्थ हैं और वो बिहार की पहली मुख्यमंत्री हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री हैं बिहार की। हमने इसीलिए ऑप्शन दिया था कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पीके महंता, प्रफुल्ल कुमार महंता
वहां पर असम में मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो मेल है, फीमेल नहीं है। दूसरा, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, भारत की। अगर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी का नाम आएगा। यहां असम का पूछ रहा है, इसलिए सैयदा अनवरा तैमूर का नाम लेंगे। सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी थी और आजादी के बाद यूपी की मुख्यमंत्री बनने वाली देश स्तर पर किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी महिला के रूप में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार के लिए राबड़ी देवी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो पूछा गया आपके लिए आंसर सी है, ये ध्यान रखना है, सैयदा अनवरा तैमूर, जो असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 80 से 82 के बीच उन्होंने 80 और 81 के बीच मुख्यमंत्री का कार्य संभाला। यह हमने चर्चा किया था जब करंट अफेयर चल रहा था। 10वां एक इंपॉर्टेंट सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, यही पूछा गया है आपको। तो इसको ध्यान रखें कि कब मनाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो मनाते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों इसी सप्ताह का, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 28 सितंबर और 27 सितंबर। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 30 सितंबर। ये ध्यान रखना, 30 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व अनुवाद दिवस मनाते हैं। किसके लिए? तो सेंट जेरोम के समर्पण के लिए। सेंट जेरोम ने पहली बार, हमने कहा था, ग्रीस में पांडुलिपियों को और बाइबिल को अनुवाद किया था, और इसलिए 30 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। जबकि 29 सितंबर, 28 सितंबर और 27 सितंबर तीनों बताया गया। 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 27 सितंबर को हम लोग पर्यटन दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। तो वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर, पर्यटन दिवस 27 सितंबर और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। और आपसे जो पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो कितना दिन को? तो 30 सितंबर। तो यही था आज का क्वेश्चन आवर आपके लिए 10 के दम के तौर पर। बहुत आसान था, 10 में 10 तो सबका सही होना चाहिए। बिल्कुल हलवा सवाल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सबको याद होना चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएं। तो यही आज का करंट अफेयर की बात। अब चलते हैं एक नए टॉपिक को देखते हैं जो सैटरडे स्पेशल में चलता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के तौर पर हम हर सैटरडे को कुछ ना कुछ एक विशेष टॉपिक पर एक पीटी के एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ चीजों को आपके सामने रखते हैं। तो उसी को हम लोग आज देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 टॉपिक हम चर्चा कर चुके हैं पिछले सैटरडे के स्पेशल में, और आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के एक इंपॉर्टेंट संस्थान से संबंधित, संगठन से। नाम है DRDO। करंट अफेयर का क्लास जब होता है तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन DRDO का नाम जरूर आता है। तो DRDO का नाम जरूर आता है, इसलिए DRDO को थोड़ा सा जाने की है क्या ये। तो DRDO पहले तो समझना है कि DRDO जो है ये रक्षा अनुसंधान संबंधित कार्य करने वाला एक संगठन है। रक्षा अनुसंधान कार्य करने वाला संगठन के तौर पर यह काम कर रहा है भारत में। मतलब रक्षा से संबंधित जो भी अनुसंधान का काम होता है, चाहे रक्षा से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना हो, कोई उपकरण बनाना हो, रडार बनाना हो, मिसाइल बनाना हो, तो जो भी रिसर्च होगा वो इसी संगठन के द्वारा होगा। अब ये ध्यान रखना है कि DRDO जो काम करता है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये ध्यान रखना है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो रक्षा मंत्रालय का ये आनुषंगिक इकाई है, मतलब उसी से जुड़ करके इसके सारे काम होते हैं। मतलब रक्षा मंत्री ही इसका मंत्री होगा, जबकि इसके एक अध्यक्ष भी होते हैं, उसके बारे में बात होगी। तो ध्यान रखना है कि देश स्तर पर रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाला यह सबसे बड़ा संगठन, जो देश में रक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित किया गया, जिसका पूरा नाम याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, यही इसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना। और रक्षा की जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने इसका गठन 1958 में किया था, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछ दे कि डीआरडीओ का गठन कब हुआ, तो 1958 में हुआ। और इसका काम क्या है, तो रक्षा संबंधी उपकरण बनाना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना, इसके अलावा रडार का निर्माण करना, इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करना। तो ये सारे काम डीआरडीओ के देखरेख में भारत में होता, तो ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना है कि ये अनुसंधान जो करता है डीआरडीओ, इसके लिए कुल मिलाकर के भारत में 51 प्रयोगशाला बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब डीआरडीओ के अंतर्गत कुल कितने प्रयोगशाला, तो 51 प्रयोगशाला लेबोरेटरी काम कर रही है। और इस 51 प्रयोगशाला में 5000 वैज्ञानिक, मतलब 5000 साइंटिस्ट काम करते हैं। और 5000 साइंटिस्ट के अलावा यह ध्यान रखना है कि लगभग 25,000 अन्य वैज्ञानिक तकनीक वाले, वैज्ञानिक तकनीक जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, जिनको विज्ञान का नॉलेज है, वो कर्मचारी भी काम करते हैं। मतलब डीआरडीओ के कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 30,000 हो जाती है। और 30,000 कर्मचारियों के साथ जिसमें 5,000 बड़े वैज्ञानिक और 25,000 तकनीकी विशेषज्ञ काम करके भारत के लिए रक्षा उपकरण का निर्माण से संबंधित सारा काम करते हैं। जबकि इन सभी का हेड जो मुख्यालय है वो डीआरडीओ भवन दिल्ली है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ देगा, मुख्यालय जो है वो है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली, ये ध्यान रखना। तो पूछ देगा कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है, तो डीआरडीओ भवन नई दिल्ली जो हेड है इसका, और इसी के अंतर्गत ये सारा डीआरडीओ का काम संचालित होता है। ध्यान रखना है कि हमने कहा रक्षा मंत्रालय है, इसलिए इसके मंत्री अगर पूछ दिया डीआरडीओ का, तो अभी जो मंत्री हैं उनका नाम याद रखना है। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। काफी चर्चा में है अभी, काफी चीन और भारत के विवाद के कारण हमेशा कोई ना कोई न्यूज में राजनाथ सिंह बने रहते हैं। जबकि अभी हाल फिलहाल में डीआरडीओ के अध्यक्ष की चुनाव हुआ, नियुक्ति किया गया है, और उनका नाम है सतीश रेड्डी। तो ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष डीआरडीओ के कौन है, तो सतीश रेड्डी हैं वर्तमान में। और यही डीआरडीओ से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जानना है। और ध्यान रखना है कि भारत सरकार डीआरडीओ के लिए बजट जो पारित करती है वो लगभग साल में 15,000 करोड़ का बजट डीआरडीओ के लिए सरकार घोषणा करती है। और इसके द्वारा भारत में सैन्य उपकरण, डिफेंस सेक्टर के जितने भी अनुसंधान होते हैं, नए नए उपकरण की बात होती है, जैसे हमने ब्रह्मोस की बात किया, तो ब्रह्मोस में हमने कहा अपग्रेड वर्जन है, उसमें बूस्टर लगाया गया, इंडियन बूस्टर। तो वो सब कौन बनाता है, तो यही डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है, ताकि हम सैन्य क्षेत्र में दुनिया के जो पावरफुल देश हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख न सके। और इसके तौर पर डीआरडीओ भारत के रक्षा सेक्टर में, सैन्य क्षेत्र में सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ये ध्यान रखना। तो जो बातें डीआरडीओ से संबंधित बताई गई है, इसको आप ध्यान रखें। अगर डीआरडीओ से पूछेगा तो यही सवाल आपको ट्रेडिशनली पूछेगा। बाकी तो जो आविष्कार होता है, जो नया काम करता है डीआरडीओ, वो तो आपको जानते ही रहना, उसके बारे में तो हम बताते ही रहेंगे करंट के क्लास में। तो यही था आज का 10 कदम। इसको देखें, याद रखें और अगले क्लास के लिए प्रिपेयर करें और अगले क्वेश्चन आवर के लिए तैयार करें। जिनकी गलती हो गई है, 10 में 9 आ गया है, 6 आ गया है, 8 आ गया है, वो प्रयास करें कि अगला क्लास में उनका 10 का 10 सही हो। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।